जय हिंद दोस्तों। इस टाइम पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस लगातार बिगड़ रही हैं एंड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्डर। मैं बार बार जो चीज कह रहा हूं कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू ऑर्डर, एक नए ऑर्डर की तरफ, एक नई व्यवस्था की तरफ दुनिया जो है वो बढ़ रही। वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में इंडिया इज अ की प्लेयर। इंडिया इज वन अमंग द की प्लेयर्स। वन अमंग द की प्लेयर्स, ये सबसे बड़ी खास बात ये है कि इंडिया जो है ये बहुत जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनमें से एक है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को कोई इग्नोर तो कर नहीं सकता, ये समझ लीजिए। तो सवाल ये है, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, दुनिया कहां जा रही है और इंडिया वहां पर वो कहां पर खड़ा है और इसका रोल क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। और यहां इंडिया के इस रोल में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि वो भारत आना चाहते हैं, भारत का दौरा करना चाहते हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, और मार्च के एंड में करना चाहते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर कंसिडर कर रही है, देखते हैं उनका रिप्लाई क्या आता है। लेकिन क्या ये उनकी घबराहट है चाइना वालों की, इसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लेवल पर आप तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी। अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट काउंसलर भी हैं और स्टेट काउंसलर जो होते हैं वो चाइना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है, पूरे के पूरे एक स्टेट को संभालने वाले कहो या कुछ भी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्होंने साउथ एशिया का दौरा करने का प्लान बनाया। अब साउथ एशिया का दौरा अगर ये कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं एक साथ, जिसके अंदर ये चीज कंफर्म है कि ये नेपाल जो है वो जा रहे हैं अगले एक दो दिन में। फिर साथ में इन्होंने भूटान से भी ऐसे ही बात करने का मन बनाया। साथ में इन्होंने बांग्लादेश का भी दौरा करना है, यानी एक साथ ये बांग्लादेश भी चले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने इंडिया का दौरा करना है और इंडिया के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान। अब ऐसे में सोचकर देखिए, इन सारे देशों के अंदर दौरा एक साथ अगर किया जा रहा है, एक साथ ये यहां विजिट करने वाले हैं, तो क्या कारण है? असलियत में रीजन है इन सभी देशों के अंदर अलग अलग रीजंस, और यहां पर चाइना के रोल और इन्फ्लुएंस, और इंडिया और अमेरिका की अपनी एक सिचुएशन, समझे, जो ये क्रिएट कर रहा है इंडिया। तो यहां सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेपाल की। अगर आप नेपाल के बारे में सोचकर देखते हैं दोस्तों, तो याद कीजिए 2020 था, तब से लेकर 2021 के आसपास तक इंडिया और नेपाल, और इंडिया एक तरफ इंडिया था, दूसरी तरफ चाइना था, और यहां इन दोनों के बीच में नेपाल खड़ा हुआ था। अब ऐसे में इस दो बड़ी पावर्स के बीच में एक छोटा कंट्री फंसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन फंस गया ब्रिटेन और अमेरिका और नाटो और रशिया के बीच में। नेपाल में उस टाइम पर थी के.पी. शर्मा ओली की गवर्नमेंट, और जो के.पी. शर्मा ओली गवर्नमेंट थी वो खुले तौर पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनपीपी या एनसीपी जो थी वो चाइना को सपोर्ट करते थे, और चाइना की एक जो क्या नाम है
एम्बेसडर थी, उसका भी इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वहां कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस थे, इन्होंने कहीं और बहुत ही लो कंडीशंस के अंदर या लोवेस्ट जो सिचुएशन थी उसके अंदर पहुंचा दिए थे कि भाई यहां से आगे इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट रोल, मतलब यहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफी ज्यादा कंस्ट्रेन में आ चुके थे। केपी शर्मा ओली एक तरीके से चाइना के पपेट की तरह काम कर रहे थे और चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा था। याद कीजिए उस सिचुएशन को, जब लिम्पियाधुरा काला पानी इशू जो है इंडिया के साथ उठा दिया, और यहां तक कि कई मामले ऐसे भी आए जब नेपाल की रेंजर्स या पुलिस ने इंडियंस पर गोलियां चलाई और कई इंडियंस एक दो करके इंडियंस भी मारे जाने लगे। ये सिचुएशन उस टाइम पर थी, और कहीं ना कहीं चाइना ने नेपाल के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी। वो एक अलग मैटर है कि बाद में पता लगा कि चाइना इंडिया और नेपाल की लड़ाई करवा के नेपाल के इलाके पे कब्जा करता जा रहा है और नेपाल के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। फिर उसके बाद केपी शर्मा ओली के बाद शेर बहादुर देवबा की सरकार आई, और जो शेर बहादुर देवबा हैं वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, जो इंडिया के साथ भी उतनी ही दूरी रखते हैं जितनी चाइना के साथ, और इंडिया से भी उतनी नजदीकी रखते हैं जितनी चाइना के साथ। और ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने, और जैसे ही नेपाली कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, नेपाली कांग्रेस एक पार्टी है, ये नेपाली कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने, और इनके टाइम पर आके इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफी अच्छे होते हुए दिखाई दिए। यहां पर एक अभी अगर मामला देखें तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का एक मामला तूल पकड़ रहा था। याद करें तो वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी एक हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो अमेरिका ने इन्हें एड की फॉर्म में दी और ये कहा कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और अपना डेवलपमेंट करें। चाइना यहां पर अगर आप देखें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नेपाल के अंदर जबरदस्त लेवल पर बढ़ रही थी, और नेपाल तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन गया। असलियत में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को जो 2018 में डिसाइड हुई थी, वो असलियत में BRI को काउंटर मेजर की फॉर्म में देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो सस्पिशियस था अमेरिका की इंटेंशंस को लेकर, और उस सस्पिशन को लेकर नेपाली कांग्रेस ने अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक, मतलब नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसमें काफी डिबेट हुई, हीटेड डिबेट हुई, और बाहर भी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि नेपाल के अंदर किसी भी तरीके से अमेरिका की उस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए। हालांकि नेपाल ने अपनी कंसर्न्स दिखाए, इंडिया ने शायद वो एक मीडिएटरशिप वाला रोल प्ले किया, और वो अभी भी मामला जो है वो किसी ना किसी तरीके से सेटल हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑफ नेपाल, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। वो उस लेवल का नहीं है कि चाइना के नाम पर नेपाल या नेपाल की गवर्नमेंट किसी की भी दूसरे की सुनना बंद कर दे। इसका मामला सीधा ये था कि ये कहीं ना कहीं काफी हद तक रिड्यूस हुआ है, और इसी रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस, और ये रिड्यूस इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि इंडियन जो रिलेशंस हैं नेपाल के साथ वो इंक्रीज हुए, यानी चाइना के रिलेशंस नेपाल के साथ कम हुए, और इंडियन रिलेशंस हैं नेपाल के साथ वो बढ़ने लगे, वो कंसोलिडेट होने लगे। शायद इन्हीं रिलेशंस को मेंटेन करने और न्यू BRI प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करने के नाम पर चाइना जो है, चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है, जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, ये नेपाल जाकर अपने बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, या यूं कहें कि चाइनीज इंटरेस्ट्स को आगे प्रमोट करना चाहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप नेपाल के साथ भूटान की बात करें तो भूटान इतनी ज्यादा गर्मजोशी या एक्साइटमेंट किसी भी तरीके से
चाइना के साथ रिलेशन बनाने में दिखा नहीं रहा। वो खुले तौर पे कह रहा है कि ठीक है यार देखेंगे, अभी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो यानी यहां एक भूटान के अंदर जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो अपने आप में गजब है। प्रो इंडिया, और इंडिया पूरी मदद भी करता है, तो यहां चाइना को काफी ज्यादा टेंशन्स होती हैं। और जिस तरीके से चाइना और भूटान के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और डोकाला मामले के अंदर अगर आप खुलकर देखें, और जिस तरीके से 1/3 टेरिटरी ऑफ भूटान को चाइना क्लेम करता है, वो अपने आप में भूटान के लिए एक टेंशन का इशू है। और शायद पॉसिबली इसीलिए भूटान इन सब चीजों से चाइना से एक तरीके की दूरी ही बनाकर रखना चाहता है। तीसरी तरफ आ जाता है दोस्तों बांग्लादेश। अगर आप देखें तो इस टाइम पर दो बड़ी पावर्स के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर बनाकर चलने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा सक्सेसफुल काम अगर कोई कर रहा है तो वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है। ना तो वो चाइना से पूरा तरीके से डिपेंडेंट, और ना ही वो इंडिया पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट, ना ही वो अमेरिका पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट, और ना ही वो सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट। आज तक किसी छोटे देश, छोटा इन द सेंस जो एरिया टेरिटरी वाइज छोटा है, रिसोर्सेज कम है, ऐसे किसी भी देश को इतनी बढ़िया न्यूट्रल पॉलिसी कर खेलते हुए मैंने कभी कम ही देखा है, जिसने सबसे इन्वेस्टमेंट ले रखी है और अपनी तरक्की कर रहा है। किसी तरीके से ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। ऐसे में बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस है, इंडिया का अपना एक इम्प्रेशन है, और उस इम्प्रेशन को चाइना काफी टाइम से कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं हो रहा। भाई चाइना एक बड़ी मार्केट है इंडिया बांग्लादेशी टेक्सटाइल्स की, और बांग्लादेश को इससे फायदा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है बांग्लादेश के लिए। भले ही टेक्सटाइल में कॉम्पिटिटर है, लेकिन सप्लाईज से लेकर दूसरी चीजों में बांग्लादेश को इंडिया खूब मदद करता रहता है, उसका बेनिफिट भी काफी हद तक मिलता है। बांग्लादेश के बाद आ जाता है पाकिस्तान। इस टाइम पर एक ऐसे सिनारियो में या एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इमरान खान कब अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाए, इमरान खान को कब उन्हें कह दे कि कल से आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन में, और खासकर पाक आर्मी जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट खड़ी हुई है, खुलकर अगेंस्ट खड़ी हुई है। ऐसे में इमरान खान की गद्दी से, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से चाइना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। लेकिन चाइना अगर इमरान खान को हटने देता है, पॉसिबली अगर चाइना इमरान खान को हटने देता है और उसके साथ उसकी जगह पर नवाब शरीफ जो है वो, या उसकी पार्टी से रिलेटेड शहबाज शरीफ, पॉसिबली वो कोई बंदा गद्दी पर आकर बैठता है, तो शायद वो इंसान चाइना की जो पॉलिसीज हैं या चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको उतना ज्यादा तवज्जो ना दे पाए जितना इमरान खान देता है। और रही बात चाइना का सीपेक, तो एक तरीके से चाइना का सीपेक अधर में अटक चुका है, और अब तो खबरें यहां तक आने लग गई हैं कि चाइना कह रहा है कि या तो ड्यूज चुकाओ वरना इन्वेस्टमेंट की नई इंस्टॉलमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। अगर इंस्टॉलमेंट्स नई नहीं मिलेंगी तो सीपेक खत्म होता हुआ नजर आएगा, और अगर सीपेक खत्म होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर पाकिस्तान वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक इस टाइम पर बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हंग्री कंट्री है, बहुत गरीब देश है इस मामले में। और किसी भी मतलब इस टाइम पाकिस्तान एक अजीब से क्राइसिस से होकर गुजर रहा है, और जिस तरीके से अजीब से क्राइसिस से होकर पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबली चाइना अपने इंटरेस्ट को वहां पर फुलफिल करने के लिए या उनको बचाए रखने के लिए इतने बड़े मिनिस्टर को पाकिस्तान जानबूझकर
क्रिटिकल सिचुएशन, क्राइसिस वाले सिचुएशंस में भेजा जा रहा है। याद कीजिए, यही वांग ही जो हैं ये नेपाल भी गए थे जब केपी शर्मा ओली सरकार के ऊपर बादल गरजने लगे कि आज नहीं तो कल आपको हटाया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में चाइना ने खुलकर नेपाल की पॉलिटिक्स में भी रोल प्ले किया था। ऐसा ही रोल शायद पॉसिबली आज के दिन पाकिस्तान के अंदर भी चाइना प्ले करना चाहता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंडिया विजिट करने के लिए। इंडिया विजिट करने के लिए ये उतावले क्यों हैं? अगर इंडिया का रोल देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एक न्यूट्रल रोल प्ले किया था। अगर यूक्रेन इशू को देखें तो इंडिया ने एक बहुत बढ़िया तरीके से न्यूट्रल रोल प्ले किया, और वो न्यूट्रल रोल इस तरीके से है कि ना तो इंडिया ने खुले तौर पर अमेरिका का सपोर्ट किया और ना ही खुले तौर पर रशिया को क्रिटिसाइज किया। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ये थी कि यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया को ना चाहते हुए भी अमेरिका और नाटो नेशंस को नाराज करना पड़ेगा, और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं मजबूरी में सही नाटो नेशंस को नाराज करेगा और कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मतलब रशिया को या तो नाटो कंट्रीज को नाराज करने से बचेगा या फिर रशिया को नाराज करने से बचेगा, और इस डिप्लोमेटिक डायलेमा में इंडिया ना चाहते हुए भी एक ग्रुप को नाराज कर बैठेगा। लेकिन यहां अगर आप देखें तो इंडिया का जो न्यूट्रल रोल था और जो डिप्लोमेटिक एक विजडम थी, उसके चलते मैं सच में इस मामले में हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका सच में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक मैं सपोर्ट करना चाहूंगा कि बहुत गजब सिचुएशन में उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी गजब दिखाई है। डिप्लोमेटिक विजडम के चलते ना तो अमेरिका और नाटो कंट्रीज बहुत ज्यादा नाराज हो रहे और ना ही रशिया इंडिया से किसी भी तरीके की नाराजगी दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस को देखें तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में हमारे को गालवान क्लैशेस का जो मामला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, और ऐसे में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुलकर कह चुके हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर हैं। समझे, वो कह चुके हैं कि बिजनेस नॉट एज यूजुअल, यानी जैसा आप चाह रहे थे वैसा काम धंधा नहीं है, हमारी नाराजगी है आपसे। अब ऐसी सिचुएशन में ये चाइना जब अमेरिका से दो हाथ करने पर तुला हुआ है और इंडिया ने नोटिस दे दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है चाइना दोबारा इंडिया से एक ऐसा एक्सपेक्ट करे कि जैसे आप रशिया और अमेरिका के मामले में न्यूट्रल रहे, ऐसे अगर चाइना का अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हो तब भी आप न्यूट्रल रहें। आप बताइए, गलवान क्लैशेस से लेकर दूसरी मामलों में आप क्या चाहते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया को कम से कम न्यूट्रल रखने की चाइना पूरी कोशिश करे और फॉरेन मिनिस्टर को इसी तरीके के किसी डायलॉग को करने के लिए भेजा हो, एक बार्गेन करने के लिए भेजा हो कि जब ताइवान पर हमला करूं तो आप चुप रहेंगे, उसके बदले में क्या चाहते हैं, टाइप की कोई बात हो। जब इस तरीके की कोई सिचुएशन हो, इस टाइप की कोई बात हो, क्योंकि इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट शांत नहीं नजर आ रही, बहुत ही एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी कंट्री का जो मुखिया हो, वो भी तब जब जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो इंडिया आ चुके हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट होने जा रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी होके जा रहे हैं। श्रीलंका के अंदर इंडिया अपने जबरदस्त वाले कार्ड्स खेल रहा है, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर, या यूं कहें उधार दे दिया है। यानी इंडिया गजब लेवल पर अपनी पॉलिसीज खेल रहा है और चाइना इंडिया को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटी यही है कि इसी वजह से
इतने सारे देशों के साथ अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको फुलफिल करते हुए वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, ताकि पूरी ताकत के साथ वो अगर कल को 2024 तक का टारगेट है, हाँ 2024 तक का टारगेट है, 2024-2025 तक का चाइना का टारगेट है कि 2024-25 में वो ताइवान पर कब्जा करने वाले हैं। इंडिया इस समय पर जहां तक मुझे लगता है ये सोचते हुए कोई देर नहीं लगा रहा कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर रहा है तो इंडिया पीओके की तरफ ध्यान दे और पीओके कब्जा दे। अगर इंडिया चाइना से ऐसी कोई डील करने में कामयाब हो गया तो यकीन मानिए आने वाले समय में ये डिप्लोमेसी कहाँ जाएगी इसका अभी अंदाजा ही लगाएंगे, लेकिन जो भी होगा ये इंडिया अपने इंटरेस्ट्स को ऐसे तूफानी समय के अंदर अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हुए देर नहीं लगाएगा। और अगर ये सरकार ऐसे कर गई तो अगले 100 साल तक इस प्रधानमंत्री के नाम जपेगी भारत की जनता। तो आगे क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वो तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी है इस समय पे फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त लेवल पर चल रही है, फॉरेन इश्यूज जबरदस्त लेवल पर चल रही है। समय के साथ आगे आगे क्या होगा उसके ऊपर लगातार डिस्कशंस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।